ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी विद्यार्थियों का सबसे पहले सिविल टेक सॉल्यूशन में स्वागत है। मैं विपिन कुमार दुबे आपको पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स फर्स्ट डे, जो सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है। आज हम मैथमेटिक्स के एक नए चैप्टर को लेकर आए हैं और नए तरीके और नए मेथड्स को आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। और बहुत ही अच्छा लगने वाला है आज का वीडियो सेशन, ये मुझे पूरा आशा है, पूरा विश्वास है। इसके पहले कि मैं वीडियो लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं बता देना चाहता हूं कि आप प्ले स्टोर से जरूर से एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसमें सर के द्वारा और भी नेसेसरी जो भी स्टडी मटेरियल इस एंड्रॉयड ऐप में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, आप इसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपसे एक तरह का रिक्वेस्ट है, आप इसको ज़रूर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, अगर हम लोगों के द्वारा जो भी वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो इसको प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है, आपका एक प्यार मिलता है। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं या कोई बात हमें बताना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके कमेंट का हमें सदा इंतजार रहेगा। इसी के साथ हम वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं बेटा वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। देखिए कितना मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है, वेक्टर ALGEBRA, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्या है, सदिश बीज गणित। हम आज शुरू करेंगे सदिश बीज गणित के बारे में, ठीक है। इसमें बेटा हमें क्या क्या पढ़ना है, उन सारा का पूरा मैं ब्यौरा पूरा एक एग्जाम्पल के साथ मैं सबसे पहले यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा, ताकि जैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हो आप बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सकें। इससे सदिश बीजगणित से रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शैल हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द क्वांटिटीज विच इज नोन एज वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। जैसा आप शुरू से ही पढ़ते चले आए हैं कि जो आपके क्वांटिटीज होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, वो दो प्रकार के होते हैं मेनली, ठीक है। अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करें, फिजिकल क्वांटिटीज को, जिसको हम हिंदी में भौतिक राशि भी कहते हैं, भौतिक राशि जिसको कहते हैं, जिसको हम फील कर सकें, उन राशियों को भौतिक राशि कहते हैं। इनके दो टाइप्स होते हैं जनरली। एक होता है आपका क्या, वेक्टर क्वांटिटीज, एक होता है आपका वेक्टर क्वांटिटीज, और दूसरा होता है आपका क्या, स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज को हम कहते हैं सदिश राशि, सदिश राशियां, और स्केलर क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां। ठीक है, ये दो राशियां हैं, सदिश राशियां और अदिश राशियां। सबसे पहले इनको हम समझेंगे कि सदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां क्या होती हैं। मैं इसको पूरी तरीके एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं। सदिश राशि क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर अलजेब्रा। पुराने आपके ये था आपका पुराना सेशन। ये दो टाइप्स है, आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है। पहले वेक्टर क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, जिसको बेटा हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां, ठीक है। सदिश राशियां को अगर आपको समझना है और जानना है तो इसको जरूर देखिएगा। क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्ट मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। आप लिख सकते हैं सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जिन राशियों को एक्सप्रेस करने के लिए, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। जैसे हम रिप्रेजेंट करें कि सदिश राशि को अगर हमें एक्सप्रेस करना है, यानी कि एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, अगर व्यक्त करना है या रिप्रेजेंट करना है, प्रदर्शित करना है या बोलना है या कहीं दिखाना है, तो इसके लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन।
तो मैग्नीट्यूड को हम बेटा कहते हैं परिमाण, परिणाम नहीं परिमाण, परिणाम और परिमाण में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा होता है दिशा, यानी कि अगर इस राशियों को एक्सप्रेस करना है तो परिमाण तो आपको बताना ही बताना होगा, उसके साथ साथ दिशा भी बताना आवश्यक होगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम परिमाण को समझाते हैं। पहले मैग्नीट्यूड क्या होता है, नाम तो बहुत लोगों ने सुना होता है, लेकिन जब एक्सप्लेन की करने की बारी आती है तो लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। परिमाण का मतलब होता है जिसमें आपका न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ, जिसमें आपका न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ क्या हो, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो और न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ क्या हो, यूनिट भी हो। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ क्या हो, यूनिट भी हो, उसी को हम क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। यानी कि इसको हम बोलते हैं हिंदी में संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान और मात्रक, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम अगर फोर्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बल को मान लो एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हम कहीं बोल रहे हैं कि हमें एक जगह पे हमने 8 न्यूटन का बल लगाया, किसी जगह हम 5 न्यूटन का बल लगाए, कहीं हम 20 न्यूटन का बल लगाए। तो जो हम बल लगाते हैं, जैसे 8 न्यूटन, हम 8 न्यूटन बोले तो 8 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूटन आपका क्या है, मात्रक है। तो ये क्या हो गया, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन हो गया, यानी कि फोर्स का ये परिमाण हो गया 8 न्यूटन। फोर्स का परिमाण क्या हो गया, 8 न्यूटन। तो अगर हमें फोर्स को एक्सप्रेस करना है तो इसके परिमाण को तो बताना ही बताना है, 8 न्यूटन, लेकिन इसके साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बताना होता है, तभी हमारी बात कंप्लीट होती है। इस बात को हम एक्सप्लेन करके प्रूफ करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर देंगे। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड क्या होता है आप समझिए। जैसे मान लीजिए हम कहें आपका वेट कितना है, तो आप कहेंगे मैं 40 kg का हूँ, तो 40 kg आपका द्रव्यमान का परिमाण हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। आप बोल रहे हैं कि आपको कितना मीटर कपड़ा चाहिए, तो 20 मीटर चाहिए, तो 20 न्यूमेरिकल और मीटर आपका मात्रक, यानी कि 20 मीटर परिमाण हो गया। किसका परिमाण हो गया, दूरी का, लंबाई का आप कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे टेम्परेचर कहें कि इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये भी परिमाण हो गया। यानी कि जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ मात्रक है, वो दोनों मिला करके क्या बनाता है, परिमाण बताता है या मैग्नीट्यूड बताता है। तो ये न्यूटन क्या हो गया, परिमाण हो गया। अब हम अगर सदिश राशि की बात करें, तो अगर हम फोर्स की बात करें, अगर हम यहाँ पे फोर्स की अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर यहाँ पे बेटा हम फोर्स की बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि हम फोर्स की बात करें, यानी कि अगर हम बल की बात करें, तो अगर हम आपसे कहें कि ये आपके सामने, मान लीजिए ये आपका लाइट पेन आपके सामने है, अगर मैं कहूँ कि बेटा इस पर आओ और 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ, तो 5 न्यूटन, तो फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम मैग्नीट्यूड तो बोल दिया 5 न्यूटन, और मैं 5 न्यूटन बोल के बस चुप हो गया और कहा कि आओ इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ। अगर आप यहाँ पे आए तो सबसे पहले कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर नहीं कंफ्यूज होंगे तो मनमाना कुछ भी कर दीजिए, अलग बात है, लेकिन आने पहले अगर आपके पास सेंस है तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे 5 न्यूटन का फोर्स तो सर ने कहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में कहा है ये सर ने नहीं बताया है कि इस पर 5 न्यूटन लगाना, ऊपर लगाना, नीचे लगाना, दाएं लगाना, बाएं लगाना, ही नहीं बोला है। तो आप यहाँ आएंगे तो 5 न्यूटन परिमाण के साथ साथ जब तक हम ये दिशा नहीं बताएंगे कि इसको ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ या दाएं लगाओ या बाएं लगाओ, जब तक फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए 5 न्यूटन परिमाण के साथ साथ जब तक हम दिशा नहीं बताएंगे कि दाएं बाएं, ऊपर नीचे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम किधर लगाना है, तब तक हमारी बात कंप्लीट नहीं होगी। इस प्रकार फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए परिमाण के साथ साथ हमें दिशा भी बताना आवश्यक होगा, तभी हमारी बात जाकर पूर्ण होगी। इस प्रकार जिस राशि को, जिस भौतिक राशि को, जिस फिजिकल क्वांटिटीज को ये व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताना आवश्यक हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, जिसको मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया। तो अगर हमें इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आपका फोर्स हो जाएगा, क्योंकि फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमें परिमाण तो बताना ही है बेटा, बताने के साथ साथ हमें दिशा भी बताना पड़ेगा। इस प्रकार फोर्स क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर क्वांटिटीज होगा। तो जनरली अगर आपको फाइंड करना हो वेक्टर क्वांटिटीज, तो आप जनरली ये बात को जरूर ध्यान दीजिए कि वेक्टर क्वांटिटीज का अगर किसी राशि के साथ गुणा भाग किसी तरह का संबंध होता है, तो जनरली जो रिजल्ट मिलता है वो वेक्टर ही मिलता है। इस प्रकार वेक्टर का निर्धारण होता है। जैसे अगर वेलोसिटी की बात करें
तो वेलोसिटी एक निश्चित डायरेक्शन में जो वेग होता है, जो चाल होता है, स्पीड होता है किसी गाड़ी का या किसी भी बॉडी का, एक निश्चित दिशा में जो चाल होता है उसी को क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, मतलब प्रति सेकंड एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी या प्रति सेकंड होने वाला विस्थापन, एक विस्थापन क्या है, डायरेक्शन में ही दूरी, विस्थापन क्या है, एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी, वही तो विस्थापन है। तो विस्थापन बटे समय यही क्या है, वेग है। यानी कि वेग मतलब वेक्टर क्वांटिटीज के डिवाइडेशन से, मल्टीप्लिकेशन से वेक्टर क्वांटिटीज ही आना है। ठीक है, इस प्रकार आपको एक्सप्लेन हो गया, समझ में आ गया कि अगर हमें वेक्टर क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करना है तो परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यक होता है, और इसके लिए साधारण बीजगणितीय नियम से नहीं जोड़ घटा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हम कहें कि ये आपके सामने ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने ऊपर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और हमने इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो टोटल कितना फोर्स लगाया था, आपको देंगे 8 न्यूटन, गलत हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट मतलब इसमें साधारण गणितीय विधि से नहीं जोड़ घटा सकते, 5 3 8 डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, तो कैसे जोड़ सकते हैं, इसके लिए वेक्टर अलजेब्रा रूल लगता है, जिसको पैरेललोग्राम या ट्रायंगल मेथड या क्वाड्रेटरल मेथड किसी मेथड से निकाला जाता है, तभी हमको रिजल्टेंट मिलता है कि कितना न्यूटन का फोर्स लगा। समझ में आई बात। तो हम सदिश राशियों को ऐसे जैसे हम नहीं जोड़ घटा सकते, इसके लिए वेक्टर अलजेब्रा रूल लगता है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए क्या लगता है, अगर इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो इसके लिए कौन सा यूज करना पड़ेगा, वेक्टर अलजेब्रा रूल, वेक्टर अलजेब्रा रूल लगता है। ठीक है, इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। और दूसरा, अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो, रिप्रेजेंटेशन अगर देना हो, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, प्रदर्शन। और इसका प्रदर्शन, इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है, मान लीजिए कोई सदिश अगर ए है तो इसको एक तीर लगा के करिए, चाहे इसको खूब मोटा में ए लिखिए, ठीक है, या ऐसे भी कहीं कहीं रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कहीं मान लीजिए तीर लगी हुई है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से तीर लगी हुई है, तो ये जो लेंथ है, लेंथ, ये जो आपका लेंथ है बेटा, जो ये लंबाई है, यही रिप्रेजेंट करती है किसको, मैग्नीट्यूड को। किसको रिप्रेजेंट करती है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि ये परिमाण को रिप्रेजेंट करती है। और जो ये तीर है, हेड है, ये आपके डायरेक्शन को यानी कि दिशा को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, दिशा को बताता है। इस प्रकार जो भी वेक्टर के ऊपर तीर लगता है उसकी लंबाई मैग्नीट्यूड को बताती है, उस पर आने वाला जो तीर है, जो नोक है, वो डायरेक्शन को बताता है। तो ये सारी जानकारियां वेक्टर से रिलेटेड थी, हमें पूरा वेक्टर ही पढ़ना है, तो हम आगे वेक्टर को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा स्केलर को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं बहुत आसानी से। हम अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं क्या, स्केलर क्वांटिटीज। देखिए स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज को बेटा हम कहते हैं क्या, अदिश राशियां। ठीक है, अदिश राशियां। अदिश राशियां क्या होती हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर स्केलर क्वांटिटीज को डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो स्केलर क्वांटिटीज इज दैट क्वांटिटीज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, जिसको हम केवल मैग्नीट्यूड का ही यूज करके एक्सप्रेस किया जाता है, किया जा सकता है, उसी को क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। यानी कि वह राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, तो उन राशियों को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछते हैं कि आपका वेट कितना है, तो आप सीधे कह देंगे सर मेरा वेट 40 kg है। अगर मैं आपसे द्रव्यमान पूछता हूँ, द्रव्यमान को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मास कहते हैं। अगर हम मास पूछता हूँ, द्रव्यमान पूछता हूँ, तो आप कहेंगे सर मेरा मास 40 kg है या 50 kg या 60 kg है। तो ये आपका क्या है, केवल मैग्नीट्यूड है। क्या है ये, केवल मैग्नीट्यूड या परिमाण है। यानी कि जो आपका स्केलर क्वांटिटीज है बेटा, उसको अगर एक्सप्रेस करना है, अगर उसको एक्सप्रेस करना है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, ध्यान से देखिए, अगर केवल आपको इसको एक्सप्रेस करना है, स्केलर क्वांटिटीज को अगर एक्सप्रेस करना है तो इसके लिए क्या चाहिए, केवल और केवल मैग्नीट्यूड चाहिए।
केवल मैग्नीट्यूड से ही ये क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, अगर स्केलर क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करना है तो इसके लिए क्या चाहिए, केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, इसके लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन की बात किया जाए तो इसकी नो, इसमें किसी तरह की कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, केवल इसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या चाहिए, केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें, क्या बात करें, मान लीजिए कि हम बात करें कि आपके शरीर का तापमान कितना है। मान लीजिए हमने आपसे टेम्परेचर पूछा, तो टेम्परेचर आपने बताया सर मेरे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है या 94.5 फ़ारेनहाइट है, कुछ भी आप बोले, तो क्या आप दिशा बताए क्या कि नहीं मेरा शरीर का टेम्परेचर उत्तर दिशा में 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, या हमारे शरीर के नीचे निचली हिस्सा में टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऊपरी हिस्सा में दाएं या बाएं हमारा टेम्परेचर इतना है, ऐसा तो आपने बताया नहीं ना। केवल टेम्परेचर का एक वैल्यू बताया, एक मैग्नीट्यूड बताया, डायरेक्शन को नहीं बताया। इस प्रकार टेम्परेचर को एक्सप्रेस करने के लिए हमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हुई, हमें यहाँ किसी भी प्रकार का डायरेक्शन को बताना आवश्यक नहीं समझा। इस प्रकार से आप क्या कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करने के मतलब स्केलर क्वांटिटीज को अगर एक्सप्रेस करना है तो इसके लिए केवल और केवल हमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। सबसे इसमें अहम बात यह है कि इसमें आप साधारण सिंपल मैथमेटिक्स, इसमें सिंपल मैथ्स यूज करके आप जोड़ घटा सकते हैं। किसमें यूज होता है, प्लस या माइनस में सिंपल मैथ यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि ये पेन है 2 मीटर लंबा और यहाँ पे एक दूसरा पेन आ गया 2 मीटर लंबा। ठीक है, तो 2 मीटर और 2 मीटर कितना हुआ, 4 मीटर। पूरे पेन की लंबाई क्या हो गई, 4 मीटर। बस सिंपल मैथमेटिक्स यूज करना है, इसलिए किसी वेक्टर अलजेब्रा रूल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज को अगर एक्सप्रेस करना हो तो उसके लिए आपको सिंपल रूल अलाउ नहीं कर सकते, उसके लिए आवश्यक है तो क्या आवश्यकता है, वेक्टर अलजेब्रा रूल की आवश्यकता है। अगर हम इस प्रकार से एक बात देखें जो अत्यंत इंपॉर्टेंट है, अगर हम देखें कि अगर हम करंट की बात करें, अगर हम करंट की बात करें, करंट और प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों आपके क्या हैं, ये दोनों आपके स्केलर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, लेकिन कभी आपने इस पर नहीं सोचा होगा कि आखिर ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज क्यों हैं, जबकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। लेकिन ये क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है बेटा, ये वेक्टर अलजेब्रा रूल को नहीं फॉलो करते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज भी होने के लिए आपका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ वेक्टर अलजेब्रा रूल को भी फॉलो करना होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई करंट इस डायरेक्शन से आ रही हो, यहाँ से जिससे 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, और ये आपका मान लीजिए 3 एम्पियर हो और ये आपका करंट यहाँ आ रही है 5 एम्पियर की, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो 8 एम्पियर भी फ्लो होगी। यहाँ पे इसके एंगल पे वो किसी भी तरह का कोई डिपेंडेंसी नहीं होता है। इसको वेक्टर अलजेब्रा रूल को यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए करंट और प्रेशर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होते हुए भी एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज है, क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा रूल को फॉलो नहीं करता है। यहाँ लिखेंगे इट डज नॉट follow it does not follow the vector algebra rule। ठीक है, यह करंट और प्रेशर आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। स्केलर क्वांटिटीज क्यों है, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा रूल को फॉलो नहीं करता। अब बहुत हो गया स्केलर और वेक्टर का ड्रामा। अब हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर से रिलेटेड कुछ जरूरी बातें जो हमारे आवश्यक हैं किसको निकालने के लिए, जो बहुत ही ज़रूरत है हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, वेक्टर डिटेल्स। वेक्टर अलजेब्रा में हमको पढ़ना क्या क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। जो आपको से पहले सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बता दें, जो आपको डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर के बारे में हम बताएंगे सबसे पहले। ठीक है, क्या बताएंगे, यूनिट वेक्टर हम बताएंगे, यूनिट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं। फिर आपको हम बताएंगे कोप्लानर वेक्टर क्या होते हैं, कोप्लानर वेक्टर क्या होते हैं।
जो अत्यंत इम्पोर्टेंट है, जिस पर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बहुत सारे वेक्टर के टाइप्स हैं, आप पढ़ सकते हैं, वो डिफिनीशन है, रट लीजिए। क्वेश्चन जिस पर पूछता है उसको हम बात करते हैं। यूनिट वेक्टर को हम क्या कहते हैं? एकक सदिश। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? एकक सदिश। इस तरह से हिंदी इंग्लिश कॉम्बिनेशन आपको किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, इसलिए इसको जरूर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। पॉलिनिमियर को हम क्या बोलते हैं? समतलीय सदिश। नहीं, गलत हो गया। इसको क्या बोलते हैं? संरेख। इसको क्या बोलते हैं? समतलीय। ठीक, वेक्टर को तो आप समझ ही गए, फिर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन भी आपको समझ में आ गया। हम एक एक चीज को अब धीरे धीरे क्या करना शुरू करेंगे? एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे और बताएंगे कि इन पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। उतना ही हमें पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिलेबस से हटा दी गई हैं, इसलिए उन पर हमें फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। उसका हम सॉल्व पेपर देखेंगे, अगर उस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे रहेंगे, जैसे आपका डायरेक्शन कोसाइन वगैरह है, ये सब में क्वेश्चन अब नहीं पूछे जा रहे हैं, सिलेबस से को इसमें सिलेबस से ही हटा दिया गया है। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन पर अगर देखेंगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसको भी इसमें जरूर वो लेंगे। ठीक है, तो ये सब विशेष 3 टॉपिक हैं, इस पर हमें क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, जानना है। ठीक है, इस पे हमें क्या पढ़ना होगा? इसके आगे इसमें हमें और भी चीज़ें पढ़ना है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन ही पढ़ेंगे जनरली। ठीक है, वेक्टर्स का वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब चलते हैं इनको एक एक चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन करना शुरू करने। जैसे मान लीजिए जो आपका यूनिट वेक्टर होता है, एकक सदिश जिसको हम बोलते हैं, एकक सदिश, यूनिट वेक्टर जिसको कहते हैं, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो हम लिखेंगे क्या? वह सदिश। क्या लिखेंगे? वह सदिश जिसका क्या? जिसका परिमाण क्या होता है? जिसका परिमाण 1 होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। जिसका मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण हम निकालें तो क्या होता है? 1 होता है। जैसे आपका इसको आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आई जे के। ठीक है, अगर हम 2 डायमेंशनल स्पेस की बात करें, अगर हम पहले 2 डायमेंशनल स्पेस की बात करें, अगर हम 2 डायमेंशनल स्पेस की अगर हम बात करें, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट है ए, यहाँ पे ये है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई जेड है। तो ये आपका ये आई जे के जो यूनिट वेक्टर है बेटा, वो अगर हम 2 डायमेंशन की बात करेंगे जिसमें ये एक्स होगा और वाई होगा, तो ये आई एक्स के दिशा में यूनिट वेक्टर है, जे वाई के दिशा में यूनिट वेक्टर है। ये आपका कितना है? 2 डायमेंशनल स्पेस के लिए है, एक्स वाई एक्सिस। इसमें एक्स और जे क्या है? आपके जे वाई के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है और आई क्या है? एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो अगर हम 3 डायमेंशनल की बात करेंगे, 3 डायमेंशनल की बात करेंगे, एक एक्स हो जाएगा, एक वाई हो जाएगा, एक जेड हो जाएगा। स्पेस में अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक्स के दिशा में आई वेक्टर, वाई के दिशा में जे वेक्टर और जेड के दिशा में के वेक्टर। ये 3 वेक्टर का डायरेक्शन होगा। या आई जे के तीनों यूनिट वेक्टर हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा। इनका मान क्या होता है? एकांक होता है, एक निश्चित होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर 2 डायरेक्शन में 2 डायमेंशनल की बात करें, मान लीजिए कोई पॉइंट है जिसका आपका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई है। अगर इस पॉइंट को यहाँ मिलाते हैं और इसको हम यहाँ मिलाते हैं तो हमें मिलेगा क्या? एक्स के दिशा में जो आपका यूनिट वेक्टर है वो क्या है? आई है। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम एक्स इकाई ले रहे हैं। कहाँ तक ले रहे हैं? एक्स इकाई। क्यों? क्योंकि एक्स का कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी एक्स इकाई होगी, और यहाँ से ऊपर जो वाई एक्सिस की दूरी होगी क्या होगी? वाई इकाई होगी। अगर मान लीजिए इसके दिशा में जो यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। यानी कि इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड किया जा सकता है ओ ए वेक्टर का मान निकालने के लिए। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया,
और इसका डायरेक्शन ओ ए वेक्टर। यानी कि अगर हमें ओ ए वेक्टर चाहिए तो ट्रिएंगल रूल के अकॉर्डिंग होगा क्या, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ, इसको हम ए मान लिया, इसको बी मान लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे क्या, ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर। अगर ओ ए वेक्टर का मान निकालना है तो इसी को हम बोलते हैं ट्रिएंगल रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर के एडिशन के लिए ये क्या है, एक ट्रिएंगल रूल है। ट्रिएंगल रूल में जो आपका डायगोनल होता है वो इन दोनों के एड के क्या होता है, बराबर होता है। इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर। तो ये आपका एक्स है, इसके दिशा में यूनिट वेक्टर आई है, तो यूनिट का एक्स में गुणा हो सकता है, कोई अंतर नहीं आएगा। ये क्या हो जाएगा, आई इंटू एक्स। दूसरी तरह से इसके डायरेक्शन में जे है तो क्या हो जाएगा, जे इंटू वाई। ठीक है, यह आई एक्स प्लस जे वाई, ये हो गया आपका क्या, यूनिट वेक्टर। ओ ए वेक्टर का ये क्या हो गया, एक मान हो गया आई एक्स प्लस जे वाई। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ओ ए वेक्टर का एक मान निकल गया एक्स आई प्लस जे वाई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप वेक्टर्स निकालते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यानी कि कोई भी वेक्टर अगर आपको निकालना है तो उसके क्या करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड में उसके यूनिट वेक्टर का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि अगर हमें ए वेक्टर का मान निकालना है, इसके यूनिट वेक्टर में हम क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब कहेंगे सर इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या होता है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले इसको समझिए मैग्नीट्यूड क्या होता है, अभी मैं आपको समझा दूंगा। ये आपका आई एक्स हो गया, ये आपका जे वाई हो गया, यानी कि ओ ए वेक्टर क्या हो गया आपका, आई एक्स प्लस जे वाई। मान लीजिए ओ ए वेक्टर को हम पी से या क्यू से या जिस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हो, मान लीजिए अगर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये ए वेक्टर बराबर क्या हो गया आपका, ये आई एक्स प्लस जे वाई, ए वेक्टर का मान हो गया। अगर हम इसको 3 डायमेंशन की बात करें, अगर 3 डायमेंशन में हम लें तो चूंकि 3 डायमेंशन हम यहाँ पर नहीं दिखा सकते, तो 3 डायमेंशन में अगर कोई पॉइंट P होता है और उसका एक्स वाई जेड, अगर उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होता है, तो मान लीजिए ये एक्स है तो ये आई हो गया, ये आपका वाई है तो जे हो गया, ये आपका जेड है तो के हो गया, तो इनके दिशा में यूनिट वेक्टर्स हो गए। तो अगर हम 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करें तो 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फॉर 3 डायमेंशनल, यहाँ पर क्या लिखें, फॉर 3 डायमेंशनल। अगर 3 डायमेंशनल की बात करें तो जो यही ए वेक्टर है इसका मान क्या हो गया, एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर, यही जो होगा यही 3 मान होगा। ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर। ठीक है, तो ये वेक्टर का ये तीनों मान हो गया, एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर, ये आपका ए वेक्टर का मान हो गया। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, ये 3 डायमेंशन में हो गया और ये आपका ये 2 डायमेंशन। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, इसके परिमाण की अगर हम बात करें तो परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो इसको मॉड ऑफ ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो भी इसका मल्टीप्लिकेशन में जिसका आपने मल्टीप्लाई किया है उसी का स्क्वायर यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे, यही इसका मैग्नीट्यूड होगा। अगर यहाँ पर भी हम परिमाण निकालें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 डायमेंशन का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है और ये आपका 3 डायमेंशन का बस के आ जाएगा। उसमें तीनों डायमेंशन में क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशन मतलब एक्स वाई जेड 3 एक्सिस बनती है और तीनों एक दूसरे से क्या होती है, पैरेलल होती है। आपका बोर्ड क्या है, 2 डायमेंशन में, एक नीचे एक ऊपर, यही 2 तो है। जो दीवार होते हैं, दीवार के कोने, वो 3 डायमेंशन है, उसको ध्यान से देखिएगा, बीच में ऊपर किनारे। अब जैसे हम इस कोने की अगर नहीं दिख रहा होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर हम इस कोने की बात करें तो दीवार में आप देखेंगे ऐसे 3 कोने बनेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे आपके 3 डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये तो अगर किसी पॉइंट को हम स्पेस की बात करेंगे, मान लीजिए तल में बात कर रहे हैं तब तो 2 डायमेंशन होगा। अगर किसी पॉइंट को हम स्पेस में ले रहे हैं तो 3 एक्सिस के अकॉर्डिंग उसको हम लेंगे। ठीक है, किसी पॉइंट को स्पेस में अगर हम लेंगे तो 3 एक्सिस के अकॉर्डिंग वो पॉइंट होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई पॉइंट P है, उसको 3 एक्सिस में हम ले रहे हैं,
ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 डायमेंशनल में किसी वेक्टर को आप आई एक्स प्लस जे वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 2 डायमेंशन के लिए मैग्नीट्यूड परिमाण निकालने का ये फार्मूला है। और 3 डायमेंशन में किसी वेक्टर को एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड निकालने का परिमाण निकालने का ये फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपका यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, जिसका परिमाण मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो मान कितना आता है, हमेशा 1 आता है। जैसे आई जे के ये यूनिट वेक्टर है, किसके दिशा में है, एक्स वाई जेड एक्सिस के दिशा में है। तो इन्हीं के साथ में लेकर किसी वेक्टर को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, और इनके मैग्नीट्यूड निकालने का क्या है, फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ तक आपने सारी बातों को सीखा, समझा, जाना। अब यहाँ पर हम आपको और भी कुछ ज़रूरी बातें बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब शॉर्ट में चीज़ों को चलेंगे, पहले हमने समझाया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। हम आगे देखते हैं। अगर हम यहाँ पे ये सारी बातें करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई वेक्टर है आपका, जिसको अभी अभी आपने सॉल्व किया है। कोई वेक्टर ए वेक्टर है, इसको निकालने के लिए आपने क्या देखा, मान लीजिए कोई वेक्टर है, तो किसी वेक्टर का मान निकालने के लिए पहले उसमें यूनिट वेक्टर का गुणा करना पड़ेगा, फिर उसका क्या लिखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा। जो अभी अभी हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किया था कि अगर ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो क्या लिखा था, एक्स है। एक्स क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, एक मान है। किसका मान है, ये वेक्टर का मान है, परिमाण है। ठीक है, यह परिमाण है आपका एक्स, मतलब एक वैल्यू है, एक मैग्नीट्यूड है। तो अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या लिखते हैं, उसका, ये जरूरी नहीं है इसी का ही मैग्नीट्यूड हो, मतलब एक मान है, एक अदिश क्वांटिटीज है वो। तो यूनिट वेक्टर उसका, फिर मॉड वेक्टर। अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो किसी वेक्टर के डायरेक्शन में, तो वो क्या निकलेगा आपका, ये होता है फार्मूला यूनिट वेक्टर निकालने का। ठीक है, अब जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको। मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है, इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले जरूर ले लीजिए। यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है कि पहले उस वेक्टर का वैल्यू लिखेंगे ऊपर, फिर नीचे उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके सामने ऐसे करके पूछ रहा है, इसका पहले इसको क्या कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको सब रिमूव करते हैं क्वेश्चन लिखने के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके सामने है, इस तरह का कोई क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि ए वेक्टर मान लीजिए 3i माइनस 4k प्लस जे के दिशा में एकक सदिश, एकक सदिश का मतलब यूनिट वेक्टर, एकक सदिश का मान बताइए। ऐसे पूछ सकता है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू इतना, तो ए वेक्टर के दिशा में एकक सदिश का क्या करिए, मान निकालिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, ध्यान दीजिएगा। तो जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, पहले उस वेक्टर को ऊपर रखेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड नीचे रखेंगे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तब तो तुरंत लगा देंगे। सबसे पहले ऊपर का, जैसे मान लीजिए 3i माइनस 4k प्लस जे, ठीक है, और फिर इसका मैग्नीट्यूड नीचे रखेंगे। 3 3 का 9 प्लस 4 4 का 16 प्लस 1, यानी कि 3i प्लस माइनस 4k, ध्यान दीजिएगा, माइनस 4k प्लस जे। अब यहाँ पे निकाले 16 9 25 1 26, अंडर रूट में क्या हो गया 26। यही आपका क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया इसके दिशा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन तो आप लगा सकेंगे। कोई भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे इसके दिशा में यूनिट वेक्टर का मान बताइए, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, निकाल देना है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आप देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। हम सब कुछ पहले बता देते हैं, फिर हम आपको अब नेक्स्ट पेज लेते हैं।
मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको इस तरह से दे देता है, मान लीजिए कह दे यदि यदि ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 4k प्लस 2j आई जे के, इसको j ऐसे कर दे, ठीक है, तथा ऐसे पूछ दे बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 3k प्लस जे बीच में होगा ना 2j माइनस k। तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल के ट्रेंड में। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान बताइए। सबसे पहले जोड़ना और घटाना सीखते हैं। मान लीजिए ऐसे भी पूछ सकता है, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का क्या बताना है, मान बताना। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे सवाल को लगाने के लिए पहले हम कैसे जोड़ते हैं। अगर मान लीजिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान निकालना चाहेंगे तो 3i माइनस 3j प्लस 4k, ठीक है, और फिर प्लस 3i माइनस 2j माइनस k। ऐसे पहले दोनों वेक्टर को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे प्लस करके। कैसे जोड़ना बहुत आसान है, 3 है 3 और 3 6i माइनस 3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस होते हैं, दोनों जोड़ लेंगे, 3 2 5j, ठीक है, माइनस सिंबल 4 प्लस माइनस माइनस होता है, घटा लेंगे, 4 में से उग जाए 3 प्लस का सिंबल अधिक है 3k हो जाएगा। यानी कि ये वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान इतना आ गया है। ठीक है, अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड अगर निकालने के लिए कहा जाए तो 6 के 36 5 बचे 25 और 3 3 का 9, पूरा जोड़ लीजिएगा, जो आएगा ये प्लस बी वेक्टर का मॉड हो जाएगा, मॉड्यूलस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मापांक हो जाएगा। इसी को मॉड्यूलस मापांक भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ए प्लस बी वेक्टर निकल गया। अगर आपको मान लीजिए क्या करना हो, अब आपको मान लीजिए यहीं पे आपको कुछ और भी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर निकालना हो तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 3i माइनस 3j प्लस 4k, ठीक है, माइनस 3i माइनस 2j माइनस k। मान लीजिए इसको आपको सॉल्व करना, ठीक है, तो दोनों को माइनस हमने लगा लिया, क्या हो जाएगा 3i माइनस 3j प्लस 4k। तो माइनस अंदर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस 3i प्लस 2j प्लस k। ठीक है, माइनस जब अंदर जाएगा तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, माइनस 3i प्लस 2j प्लस के हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे 3i है प्लस 3i है माइनस 3i, दोनों तो कट गया, i का खत्म हो गया, माइनस 3 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा माइनस j, अब फिर प्लस 4k और प्लस के यानी कि 5k। अगर इसको हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो, ये माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 25, और माइनस 1 का वर्ग एक ही होगा, 5 से 25 यानी कि अंडर रूट क्या आ जाएगा 26। ठीक है, इस प्रकार ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का भी मान निकल गया। ठीक, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज के समय में। वेक्टर का जोड़ घटाना, हम इस आज के वीडियो सेशन में पहले चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर का जोड़ घटाना पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें, समरेख वेक्टर पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इन सारे वेक्टर्स का मान निकालने के लिए पढ़ेंगे। फिर हम ये जानेंगे ट्रायंगल के बारे में कि कौन ट्रायंगल क्या है, कैसे वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं,
एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक जगह पे मैं इसको कर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ठीक है। इसके इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड में हैं, इसलिए इनको जरूर ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम देखते हैं क्या, देखते हैं बेटा पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर को हम कहते हैं क्या, स्थित सदिश। ध्यान दीजिएगा, स्थित सदिश। पोजीशन वेक्टर को हम क्या कहते हैं, स्थित सदिश कहते हैं। तो देखिए पोजीशन वेक्टर के बारे में अगर हमको जानना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, पहले इस चीज को ध्यान देते हैं। मान लीजिए कि ये आपका कोई ट्रायंगल, ठीक है, ये O है, ये A है, ये आपका क्या है, B है, ऐसे डायरेक्शन आपका फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया। ठीक, तो मान लीजिए कि ये पॉइंट A है, तो पॉइंट A का किसी बिंदु O के सापेक्ष जो सदिश रिप्रेजेंट करता है, यानी कि किसी पॉइंट की स्थिति को किसी बिंदु के सापेक्ष जो वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो आपका पोजीशन वेक्टर होता है वह किसी बिंदु की, किसी फंडामेंटल पॉइंट आरंभिक बिंदु के सापेक्ष स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इसको हम अगर डिफाइन करना था, हम कैसे डिफाइन करेंगे, जो वेक्टर किसी बिंदु की स्थिति को, जो वेक्टर किसी बिंदु के स्थिति को किसी मूल बिंदु के सापेक्ष, किसी मूल बिंदु के सापेक्ष प्रदर्शित करता, जो वेक्टर किसी बिंदु की स्थिति को किसी मूल बिंदु के सापेक्ष प्रदर्शित करता हो, उसी को क्या कहते हैं, स्थित सदिश कहते हैं। जैसे आपका OA वेक्टर, जैसे आपका क्या है, जैसे OA वेक्टर क्या है, एक स्थित सदिश है, एक पोजीशन वेक्टर है। क्यों पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि OA वेक्टर पॉइंट A की स्थिति को O के सापेक्ष रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे OA वेक्टर, OB वेक्टर, ये दोनों क्या है, पोजीशन वेक्टर है। OB वेक्टर, पॉइंट B की स्थिति को पॉइंट, फंडामेंटल पॉइंट या मूल बिंदु O के सापेक्ष क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए ये आपका OB वेक्टर और OA वेक्टर क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि ये दोनों पॉइंटों की स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके सापेक्ष, एक आदि बिंदु या मूल बिंदु O के सापेक्ष। इसलिए दोनों क्या है, स्थित सब वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो अगर हम ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। अगर हम ट्रायंगल लॉ के अनुसार देखें, त्रिभुज के नियम के अनुसार, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, त्रिभुज के नियम के अनुसार अगर इसको देखें तो त्रिभुज के नियम के अनुसार हम इसको क्या लिख सकते हैं, OB वेक्टर का जो मान होगा वो क्या होगा, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर होगा। अगर हमें AB वेक्टर निकालना हो, AB वेक्टर का मान, तो कैसे निकलेगा, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, पश्चांतर करके निकाल सकते हैं। यानी कि अगर किसी सदिश AB का अगर हमें मान निकालना है तो जो बाद में है O के सापेक्ष पहले होगा और जो पहले है वो बाद में होगा। यानी कि B पहले, बाद में है तो पहले हो गया OB, A आपका क्या है, पहले है तो बाद में चला गया। यानी कि लिखेंगे क्या, B की स्थिति सदिश, क्या लिखेंगे, B की स्थिति सदिश। इसको हम फिर से लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, B की पोजीशन वेक्टर, अब फिर माइनस A की पोजीशन वेक्टर।
ठीक है। इस प्रकार ए बी वेक्टर का मान निकालना है, तो जो बाद में है उसका पोजीशन वेक्टर और जो पहले है फिर माइनस उसका पोजीशन वेक्टर, तो आपका कोई भी वेक्टर आप आसानी से क्या कर सकेंगे, निकाल सकेंगे। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये ए बी और मान लीजिए कि इस तरह के आपके सामने हमने ट्रायंगल ना दे करके आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, इसको हम रिमूव करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके सामने दे दे रहा है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके सामने मान लीजिए दे दे कि किसी बिंदु, इस तरह से क्वेश्चन दे दे, किसी बिंदु, ध्यान से देखिएगा, किसी बिंदु O के सापेक्ष P की स्थित सदिश, ऐसे दे दे, P की स्थिति सदिश I माइनस जे प्लस के है, तथा ध्यान से देखिएगा Q की स्थिति सदिश, Q की स्थिति सदिश, ध्यान से देखिएगा, तथा Q की स्थिति सदिश I प्लस जे प्लस के, तो PQ वेक्टर का मान बताइए। ध्यान से देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिले हैं। ठीक है, आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इस तरह क्वेश्चन मिलेगा, किसी बिंदु O के सापेक्ष P की स्थिति सदिश ये है, Q की स्थिति सदिश ये है, यानी कि O के सापेक्ष P की स्थिति सदिश, यानी कि OP वेक्टर दिया है क्या, I माइनस जे प्लस के। ठीक है, और फिर O के सापेक्ष Q की स्थिति OQ वेक्टर भी दिया है, I प्लस जे प्लस के। अब क्या पूछ रहा है, PQ वेक्टर का मान पूछ रहा है, तो जो लास्ट में है वो पहले और जो पहले है वो बाद में, बस यही तरीका अपनाना है। ठीक है, तो आप OQ वेक्टर का मान पहले लिख दीजिए, I प्लस जे प्लस के, ट्रायंगल जरूर लगाइएगा। अब माइनस करके इसको घटा देंगे, I माइनस जे या प्लस के। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो PQ वेक्टर आपको मिल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड जरूर पूछेंगे। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको हमारे चैनल पे आने के लिए लाख लाख धन्यवाद। अपने सुझाव, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हमें उसका इंतजार रहता है।